Hello students, welcome to BSc Physical Chemistry lecture series for final year students. आज के क्वांटम केमिस्ट्री टॉपिक में हम हाइड्रोजन एटम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप सिलेबस में देखो, दीज आर द पॉइंट्स जो आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको हाइड्रोजन एटम का लिखना है। देन विदाउट डेरिवेशन वेव फंक्शन को सेपरेट करना है 3 सेपरेट वेव फंक्शंस में। देन क्वांटम नंबर्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोजन एटम में। देन व्हाट इज दिस हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो इन जनरल क्वांटम केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप्स हमने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जहां पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स भी हमने डिस्कस किया था। ये सबसे पहला काम है आपका कि जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया है, केमिकल प्रॉब्लम, उसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप लिखिए। देन सेट अप द श्रोडिंगर इक्वेशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन एंड सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन टू ऑब्टेन द वेव फंक्शन एंड इट्स corresponding एनर्जी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन इन जनरल इट इज h cap psi equal to E psi। to be more precise, ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी केमिकल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसी दो केमिकल सिस्टम्स के हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सेम नहीं होते। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम को इन जनरलाइज हम कर सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के एग्जांपल में खुद हाइड्रोजन आएगा। हीलियम इज अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो ये भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। वैसे लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, बेरिलियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो एंड सो ऑन। तो ये जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ये इन सब पे अप्लाई होगा। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में रखूंगा कि हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, मतलब प्रोटॉन 1 होगा। हीलियम है तो एटॉमिक नंबर 2 होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में चेंज नहीं होंगे। लिथियम है तो Z की वैल्यू 3, बेरिलियम है तो Z की वैल्यू 4। तो हम Z के फॉर्म में सारा इक्वेशंस शो करेंगे। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, और हर प्रोटॉन पे चार्ज E। E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे, दोनों पे मैग्नीट्यूड यही होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सो दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। साइन अपोजिट होगा, प्रोटॉन की पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी, बट हमारा काम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। तो अगर न्यूक्लियस में चार्ज आपका Ze है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उस पे चार्ज आपका E है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मान लो डिस्टेंस r पे है। तो बाउंड्री कंडीशन यहां पे हो गया, बाउंड्री कंडीशन इज द वैल्यू ऑफ r कैन रेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये कह सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड टू द न्यूक्लियाई, पर कहां पे होगा इलेक्ट्रॉन, वो आपका 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड आपका मूव कर रहा है, ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। दिस इज ऑर्बिटल मोशन। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट्स द फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R। सो K चार्ज आपका न्यूक्लियस पे Ze है, इलेक्ट्रॉन पे E है, और डिस्टेंस आपका R है। क्योंकि अट्रैक्शन है तो ये नेगेटिव होगा। तो दिस इज माइनस K Z स्क्वायर अपॉन R, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी की जो ऑपरेटर होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी की जो ऑपरेटर होगी, तो हमने कहा था जो भी पोटेंशियल एनर्जी का क्लासिकल फिजिक्स में वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में। क्योंकि इसमें k तो कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, तो r पोजीशन है, और पोजीशन की क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर से पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन होगा। दैट मीन पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस k z स्क्वायर अपॉन r। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी तो न्यूक्लियस का भी होगा और इलेक्ट्रॉन का भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑफ न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। यहां पे सिर्फ एक ही पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे एक एजम्पशन लेना है। एजम्पशन ये लेके चल रहा है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस आपका बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन ये है हमारा कि यू कैन एज्यूम कि न्यूक्लियस आपका स्टेशनरी है। अगर आप ये एज्यूम कर लें कि न्यूक्लियस स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड स्टेशनरी न्यूक्लियस, ये सबसे सिंप्लीफाइड आपका अप्रोक्सीमेशन हो गया। क्योंकि केमिस्ट्री जो हमारा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस और उसके मूवमेंट के कारण। तो ये अप्रोक्सीमेशन केमिस्ट्री के लेवल पे काम कर जाएगा आपको। तो ये स्टेशनरी मान लिया, दैट मींस अगर आपने न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान लिया तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फॉर द न्यूक्लियस आप जीरो ले लीजिए। बट एडवांस बुक में जाओगे तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस से मूव कर रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहा है, तो फिर नेट आप कहते हो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपकी डेरिवेशन होती है, बट दैट यू कैन डू। पर उसमें भी अल्टीमेटली फिर यही अप्रोक्सीमेशन लगा करके कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली वही रिजल्ट आता है जो अभी हम यूज करने जा रहे हैं। तो हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को बहुत ही सिंप्लीफाइड लिख लेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। पर ये आपका जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज ओनली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आप लेके चल रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और काइनेटिक एनर्जी निकालने तरीका बताया था हमने, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन डेल स्क्वायर, जहां पे डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर है, दैट इज डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर हो गई आपकी माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। तो एक बार आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्रिएट हो गया, तो अब आप श्रोडिंगर इक्वेशन, तो आपका पहला पहला चीज आ रहा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, एच ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ई साई, जनरल फॉर्म है, अब आप ये लिख लो, दिस विल बी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, जस्ट रिप्रेजेंट के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड देन डेल स्क्वायर। आप इसको इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर प्लस दिस, सो दैट इज माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। ये तो हो गई आपकी एच ऑपरेटर साई इक्वल टू ई साई। बट ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है आपका वो इलेक्ट्रॉनिक है, दैट मीन्स आपने न्यूक्लियस को स्टेशनरी माना है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो भी कह लिया, इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन।
इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन आपका आया वो इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो पहला पार्ट, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको शॉर्ट में आप इसके जगह पे डेल स्क्वायर भी लिख सकते हो, सिंपल। सो माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर साई इक्वल टू ई साई। पर बुक में देखोगे एक और डिफरेंट फॉर्म में लिखा रहता है, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है, तो हमें इसे तीन अलग अलग इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारा टारगेट होगा। यही हमारा सिलेबस में भी है, दैट इज समथिंग सेपरेशन इनटू 3 वेरिएबल्स। तो क्या हम एक्स वाई और जेड, क्योंकि वेरिएबल हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, क्या हम एक्स वाई और जेड के फॉर्म में इसे सेपरेट कर पाएंगे? तो वो मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। तो हम दूसरा इसमें ट्रिक करते हैं, क्योंकि दो तरीके से आप किसी की पोजीशन स्पेस में बता सकते हो कि अगर मुझे एक पार्टिकल की पोजीशन स्पेस में बताना है, तो ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो हर पॉइंट को का एक अपना यूनिक एक्स वाई और जेड होगा, कि आपने इससे जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आपकी उसकी जेड की वैल्यू होगी। फिर आपने इस पॉइंट से इस एक्स वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन पे, जहां भी वो टच किया प्लेन पे, उस पॉइंट से आपने एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और फिर आपने उस पॉइंट से आपने वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वैल्यू आपकी हो गई एक्स की, x1 मान लो ये, और ये वैल्यू आपका हो गया y का, y। तो इस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 एंड z1। नॉर्मली हाइड्रोजन एटम, जो कि एक स्फेरिकल सिस्टम आप एज्यूम कर सकते हो, तो एक स्फेयर पे पोजीशन बताने का एक और दूसरा तरीका हो सकता है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, दैट मींस r, रेडियस। ये जो रेडियस वेक्टर है वो z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। और ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन पे, इसको अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करो और फिर ये देखो ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, लेट दैट बी फाई। तो एक तरीका हो सकता है कि आर की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, और फाई की वैल्यू क्या है। सो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और दूसरा होगा इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई, दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। हाइड्रोजन एटम के केस में आप सेपरेशन तब कर पाओगे जब आप पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लोगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट में अगर मुझे इक्वेशन लिखना है, तो ये एक लंबा डेरिवेशन है कि जब आप कर रहे हैं डेल स्क्वायर, मैथ्स में ये किया जाता है, बट आपका वो टारगेट नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसकी वैल्यू, बट उससे पहले आप ये एक्स वाई जेड को आर थीटा और फाई के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये जेड क्या होगा, ये एंगल थीटा है, तो आप आराम से कह सकते हो कि दिस जेड विल बी नथिंग बट आर कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज बेस, बेस आपका z है, अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका r है, तो z विल बी इक्वल टू r cos थीटा। और जब ये r cos थीटा है तो ये जो वैल्यू होगी, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी r sin थीटा। ये वाली वैल्यू, ये r sin थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है। और ये r sin थीटा फाई एंगल बना रहा है x एक्सिस से, तो x हो जाएगा आपका r sin थीटा cos फाई। क्योंकि अब आपका बेस हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गई r sin थीटा, तो cos phi will be that is x upon cos phi is x upon r sin थीटा, so x will be r sin थीटा cos phi। और ये फिर ये 90 माइनस फाई है, तो y हो जाएगा आपका r sin थीटा sin phi। जब आप ये z
एक्स और वाई को इसमें डालोगे और फिर आप पूरा मैथमेटिक्स करोगे तो अल्टीमेटली ये डेल स्क्वायर आएगा। ये आपको याद रखना है, 1/r² डी बाई डी आर। इट्स अ बिट लेंदी कैलकुलेशन, बट डेरिवेशन लिखा हुआ है कि डेरिवेशन आपको नहीं करना है। आप फाइनल याद रखिए, 1/r² साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी बाई डी थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर बाई डी फाई स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी डेल स्क्वायर की। तो आप फाइनल इन पोलर कोऑर्डिनेट अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी आपका श्रोडिंगर इक्वेशन, माइनस h² अपॉन 8π² me, and then this del square will be 1/r² plus d by dr, r² d by dr plus 1/r² sin theta d by d theta sin theta d by d theta plus 1/r² sin square theta d square by d phi square psi equal to e psi। ये हो गया आपका श्रोडिंगर इक्वेशन इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आप सब ले रहे हैं, ये आप ई ना भी लिखे तो ये मीन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इन पोलर कोऑर्डिनेट। व्हाट दिस? अब इसे सॉल्व करने के लिए वी अप्लाई ऑल मैथमेटिक्स ट्रिक। पूरा सॉल्व करना आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसका सिर्फ मेन पार्ट लेके आए तो यहां से केमिस्ट्री वालों का काम थोड़ा बंद हो जाता है। यहां पे काम हो जाता है कि भाई ये मैथमेटिक्स सॉल्व दे दिया गया कि भैया ये आपका इक्वेशन है जिसमें आर की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आर कैन रेंज फ्रॉम, इसका रेंज होगा 0 टू इंफिनिटी। जो थीटा है ये वेक्टर है, एक जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो एक वेक्टर एक एक्सिस से एंगल बना रहा है तो उसका एंगल कहां से कहां रेंज करेगा, 0 टू 180। जेड एक्सिस से होगा ना हमारा, तो 0 टू 180 पे आपका रेंज करेगा। तो थीटा कैन रेंज फ्रॉम 0 टू पाई, और ये जो फाई है वो पूरा प्लेन पे घूम रहा है, तो फाई कैन रेंज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। कि ये आपका रेंज है जहां आर थीटा फाई की वैल्यू वेरी करेगी। और फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो वो पूरी की पूरी इसमें मैथमेटिक्स लगती है, लंबी चौड़ी डेरिवेशन होगी आपकी, पूरे पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट आएगा, बट यू कैन डू दैट। और वहां पे आप देखोगे कि दिस साई, क्योंकि वो साई किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, थीटा पे और फाई पे, तो आप साई को लिख सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट फंक्शन। आसानी से हो जाता है। एक कैपिटल आर जो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करेगा, एक कैपिटल थीटा जो सिर्फ स्मॉल थीटा पे डिपेंड करेगा, एक कैपिटल फाई जो कि आपका सिर्फ स्मॉल फाई पे डिपेंड करेगा। तो टोटल वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 वेव फंक्शंस। इसी को आप कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो यहां कर सकते हैं। इस आर को आप कहेंगे, तो लेट्स आते हैं, तो हमने साई जो कि आर थीटा और फाइव पे डिपेंड कर रहा है कलेक्टिवली, उसे हमने 3 अलग अलग पार्ट में कर दिया, और टोटल इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ दोस 3। 1 रेडियस पे जो डिपेंड कर रहा है उसे आप कहेंगे रेडियल वेव फंक्शन, और बाकी 2 आपका एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो इस आर को आप कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन, और थीटा
capital theta and capital phi. These are angular wave functions. Angular wave functions. ठीक है, दो अलग अलग थीटा पे डिपेंड करा, एक फाई पे डिपेंड करा, और इनका जो प्रोडक्ट है उससे हम y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. y इज थीटा इनटू फाई भी लिखते हैं. ठीक है, तो एक एंगल कर देते हैं और एक आपका रेडियल कर देते हैं. तो कैपिटल आर आपका रेडियल वेव फंक्शन है, और इन दोनों को मिला करके आपका एक नेट फंक्शन आप करते हो y के फॉर्म. जब हम ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम बार बार ये भी कहते हैं कि ये साई आपका एक्सेप्टेबल तभी होगा जब वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करे. जैसे दिस साई हैज टू बी फाइनाइट, एक पर्टिकुलर आर थीटा फाई पे साई की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूअस इसका वेरिएशन होना चाहिए, इट शुड बी डबली डिफरेंशिएबल. तो जब ये सारे हम कंडीशन डालते हैं इसको सॉल्व करते वक्त, तो हम देखते हैं कि ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब ये साई में तीन अलग अलग नंबर आएंगे, एन, एल और एम. कुछ बुक में एन, एल और एम देगा, कुछ बुक में आपका एम एल देगा. दैट मीन दिस साई एक पर्टिकुलर स्टेट, कितने की इस स्टेट में, तो एक पर्टिकुलर स्टेट बताने के लिए, मतलब साई बताने के लिए आपको डिफाइन करना होगा कि कौन सी एन की वैल्यू, कौन सी एल की वैल्यू, कौन सी एम एल की वैल्यू. ये जो आपका एन, एल और एम एल है, इसे आप कहते हैं क्वांटम नंबर्स. ये आपका क्वांटम नंबर हो गया. जैसे ही आप ये तीनों डिफाइन करोगे, तो आप एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द वेव फंक्शन को डिफाइन करेंगे. So this defines the state of a wave function. और क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन. तो कौन सी वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको बताना कौन सा एन का वैल्यू, कौन सा एल का वैल्यू, कौन सा एम एल का वैल्यू. और जब आप ये दे दोगे तो वो स्टेट आ गया. अब वो स्टेट की वैल्यू एट ए गिवन पोजीशन, और तो पोजीशन क्या हुआ, उसे डिफाइन कैसे करोगे, आर थीटा एंड फाई. एक पर्टिकुलर स्टेट में जो सिस्टम है उसकी अलग अलग पोजीशन पे वैल्यू क्या हो. तो ये दो अलग चीज हो गया. आर थीटा फाई तो पोजीशन बताएगा, बट स्टेट बताने के लिए आपको तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एन, एल और एम एल. उसे आप कहते हैं क्वांटम नंबर्स. ठीक है, जब आपने ये साई को तीन अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, उसे आपने कहा सेपरेशन ऑफ वेव फंक्शन या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो पहला जो रेडियल वेव फंक्शन है वो सिर्फ दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, एन और एल पे. जो दूसरा वेव फंक्शन है कैपिटल थीटा, वो डिपेंड करेगा एल और एम एल पे. और जो कैपिटल फाई है वो सिर्फ डिपेंड करता है एम एल पे. तो ये दोनों एंगल पे डिपेंड कर रहा है. कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा वाला एंगल पे डिपेंड कर रहा है जिसकी वैल्यू 0 टू पाई तक वेरी करेगी. कैपिटल फाई दूसरे तरह के एंगल पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे, जिसकी वैल्यू 0 टू 2 पाई पे डिपेंड करेगी. और इनकी जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप कहते हैं spherical harmonics. This y is called spherical harmonics. तो spherical harmonic at a given theta at a given phi. स्फेरिकल हार्मोनिक को डिफाइन करने के लिए कौन सा स्फेरिकल हार्मोनिक की बात कर रहे हैं आप, तो आपको एल बताना होगा और एम एल बताना होगा, क्योंकि ये एल और एम एल पर डिपेंड करता है, ये एम एल पर. इनकी जो प्रोडक्ट है वो किस पर डिपेंड करेगा, एल और एम एल पे. और जो कैपिटल आर है वो सिर्फ वो डिपेंड करेगा एन और एल पे. अब देखिए आप राइट हैंड साइड पे
मैंने इनका डिटेल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हर में इन दोनों में आपका पॉलिनोमियल आ रहा है कि आप n और l की वैल्यू बदलोगे तो ये आपका वैल्यू बदलेगा, ये आपका फिर डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। हर एक सेट ऑफ n और l के लिए ये अलग वैल्यू होगी और फिर आपका वो जनरल एक्सप्रेशन आएगा। ये पूरा मिला के कांस्टेंट है। तो e टू पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में आप ले रहे कि n 1 है और l 0 है, तो यहाँ पे n की जगह 1 डाल दोगे, ये 1 है ये 0 है, तो 1 माइनस 1 0, जो 0 का फैक्टोरियल लोगे आप तो ये आपका 1 आएगा और फिर ऐसे सारी वैल्यू आप डालेंगे तो अल्टीमेटली ये R10 का ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आएगा। जब आप n2 लोगे और l0 लोगे तो n का जो वैल्यू है दैट कैन रेंज, n कैन रेंज फ्रॉम 1 2 3 टिल इंफिनिटी, और इसी n को आप कहते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l का वैल्यू फॉर ए गिवन n होगा, अपने आप l नहीं होता। फॉर ए गिवन n, फॉर ए गिवन n, n क्या होगा उसके अकॉर्डिंग l की वैल्यू डिसाइड होगी। l की वैल्यू विल बी 0 1 2 टिल n माइनस 1। कि अगर n का वैल्यू 3 है then the allowed values of l will be 0 1 and 2 only। फिर for a given l, for a given l, for a given l, ml can range from minus l to plus l। इसे मैं फिर से रिपीट करूं, n can range from 1 2 3 till infinity। जैसे आप कह रहे हैं n is nothing but your principal quantum number। For a given n, l can range from 0 1 2 till n minus 1। This l is called azimuthal quantum number, also called angular quantum number, also called orbital quantum number, also called secondary quantum number, also called subsidiary quantum number, and then तो एजिमुथल क्वांटम नंबर के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, बट कुछ वो स्पेसिफाई करेगा, बाद में हम और डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं कि n की वैल्यू अगर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, देन द अलाउड वैल्यूज ऑफ l आर 0 1 एंड 2। l अगर आपका 0 है तो अब उसे आप नाम देंगे s। एक और यहाँ पे n अगर 1 है, n अगर 1 है तो आप कहेंगे वो केस शेल है। n की वैल्यू 2 है तो आप कहोगे वो l शेल है। n की वैल्यू अगर वो 3 है तो वो आप कहोगे m शेल है। तो ये शेल और जो l हमारा मीन्स, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब अगर आपको n की वैल्यू पता है तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता है, तो आप कहेंगे आंसर होगा हमारा n gives information about a शेल नंबर, कौन सा शेल है वो। b, अगर n की वैल्यू पता है तो आपको रफ आइडिया है कि वो एनर्जी कितना है और कहां पे है इन साइज। और ये सेल का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं इसको रोकते हुए आपको समझाऊं कि अल्टीमेटली आपने श्रोडिंगर इक्वेशन जो H ऑपरेटर साई इक्वल टू ई साई है, इसे जब आपने सॉल्व किया हाइड्रोजन एटम में तो आपको साई की वैल्यू आई। वो साई n
एल एम एल, मतलब जब तक आप ये तीनों वैल्यू असाइन नहीं करोगे साई असाइन नहीं होगा। और फिर आप एक बार ये तीनों वैल्यू असाइन करने पे साई की वैल्यू आ गई, जो कि वेरी करेगा अलग अलग पोजीशन पे, आर थीटा एंड फाइव। और कैसे वेरी करेगा वो हमारे पास इक्वेशन है, कैपिटल आर कैपिटल थीटा स्मॉल फाइव के कैपिटल फाइव के फॉर्म। कैसे, एक एन पे एक एल पे एक एम एल की वैल्यू क्या होगी, तो साई की वैल्यू आएगी। अब जब ये साई को आप, क्योंकि साई तो एक मैथमेटिकल फंक्शन आ गया, जब आप साई को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, वो देगा आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो दिस इज साई इंटू साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जब आप साई इंटू साई स्टार को वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। दिस इज प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। तो जब आप वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट मान लो डी टाउ है, वो डी टाउ कुछ नहीं है, दैट इज dx, अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में लें तो dx डिवाइड dz, और अगर आप वही कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ r थीटा एंड फाई आल्सो। सो जब आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस वॉल्यूम रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम मींस कहां? अराउंड न्यूक्लियस। तो अब अगर न्यूक्लियस के अराउंड आप प्रोबेबिलिटी देखना स्टार्ट करें भाई, आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किए और साई की वैल्यू लेकर के आए, और साई को जब उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके छोटे छोटे वॉल्यूम रीजन में आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो न्यूक्लियस के अराउंड जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे इन ए गिवन वॉल्यूम रीजन, और फिर आप सिर्फ हाईलाइट उसे करो जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। हाई प्रोबेबिलिटी मींस, हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब है मोर देन 0.9 वैल्यू, प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में अगर है तो आप सिर्फ उसी को हाईलाइट करो जिसकी वैल्यू 0.9 से ज्यादा है, मतलब 90% ज्यादा है। तो आप देखो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर प्रोबेबिलिटी तो स्टार्ट हो गई, 10% 20% प्रोबेबिलिटी होगा, पर आपका 90% के रीजन में नहीं होगा। 90% रीजन हो सकता है प्रोबेबिलिटी यहाँ इस पॉइंट पे है। तो ये जो मैं डॉट पे दिखा रहा हूँ ये आपकी न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन जहां पे आपकी हाई प्रोबेबिलिटी आती है। ये मान लो फर्स्ट रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, फिर आपका प्रोबेबिलिटी फिर कम हो गया, फिर 10 20 नियरली जीरो के रीजन में चला गया, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी इस रीजन पे जाकर के हाई हो गई, फिर आपका प्रोबेबिलिटी कम हो गया, फिर इस रीजन में जाकर के हाई हो गई, ये पूरी की पूरी सेल। तो ये जो आपका हाई प्रोबेबिलिटी रीजन है, पहला हाई प्रोबेबिलिटी रीजन, दूसरा हाई प्रोबेबिलिटी रीजन, इसी को आप शेल कहते हो। तो n की वैल्यू असाइन करने का मतलब है कि अगर मैं कहूं n1 तो मतलब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, n अगर मैं 2 कह रहा हूं तो ये स्फेरिकल रीजन की बात कर रहा हूं, मतलब n आपका हाई प्रोबेबिलिटी रीजन बता रहा है। तो ये हुआ हमारा, ये हुआ आपका फर्स्ट सेल, ये हुआ आपका सेकंड सेल, मतलब तो अगर n की वैल्यू आपको पता है तो आप कह सकते हो कि आप किस रीजन वाली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फाइन। और ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपका साई का इक्वेशन आया, और वो साई आप कह रहे हो कब आया, जब आपने तीन चीज डिफाइन किया, एन एल और एम एल। तो एन बताते ही आप क्लियर जाओगे कौन से सेल की बात कर रहे हो। एल बता, अगर आप बताते हैं तो आप सब सेल की बात कर रहे हैं। तो एन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, अगर सेल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो रफली आपको आइडिया है कि कितनी दूरी पे हो, मतलब साइज। तो एन बताने का मतलब है साइज के बारे में आइडिया लग जाना, और दूसरा जितनी, अब साइज का मतलब है कि इस जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से इस जगह के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन के इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में कम अट्रैक्टेड होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी एनर्जी कम। तो साइज कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया देगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो। तो एन के इंफॉर्मेशन
होने से आपको इन दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। अब आते हैं कि आप इस शेल के अंदर बहुत सारे सबशेल्स हैं। तो सबशेल्स का कंसेप्ट क्या है? शेल को तो आपने एन से रिप्रेजेंट किया, सबशेल को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबशेल का कंसेप्ट आप ये समझ लो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की ही अलग अलग बातें करेंगे। शेल, सबशेल और सब सबशेल्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग बातें करेंगे और सब सबशेल्स के लिए आपको एमएल बताना होगा। पर अकेला एमएल का मतलब नहीं है एमएल हर वक्त किसी एल से अटैच होगा। अकेला एल का मतलब नहीं है एल हर वक्त आपका एन से अटैच होगा। सबशेल्स का कंसेप्ट के लिए आप बैठ जाइए, आपने देखो इतने सारे नाम दिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। एक्चुअल में इससे क्लियर होता है कि ये जो सबशेल है, क्योंकि अगर याद होगा आपने कहा था साई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हाइड्रोजन एटम में आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? हाइड्रोजन एटम में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितनी है। तो ये जो दो नाम होगा उसी से लिंक होगा कि ये जो एल है वो ऑर्बिटल मोशन के बारे में बात करेगा, और जब ऑर्बिटल मोशन के बारे में बात करेगा तो उससे रिलेटेड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा। तो सबशेल का डिवीजन आप देखिए इसी से लिंक होगा कि अगर मेरे किसी तरीके से अगर मैं इस रीजन, यहां जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की बात करूं तो देखोगे कि एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम आती है 0, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा 0। अगर मैं सेकेंड शेल रीजन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो दो तरह की वैल्यूज आती है, 0 और √2h/2π। अगर मैं थर्ड रीजन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो तीन तरह की वैल्यू आती है, 0, √2h/2π और √6h/2π। इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल एल है वो किसी ऐसे नंबर पे डिपेंड कर रहा है जिस नंबर को बदलने पे ये वैल्यूज बदलती है। तो वो जो आपका नंबर है वही है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो इसमें ऑर्बिटल टर्म भी आ गया, मतलब ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस ऑर्बिटल मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में बात कर रहा है। और ये जो वैल्यू है वो आता है √small l into l+1 h/2π। और ये जो स्मॉल l है यही आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब आप देखिए जब n की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट रीजन, तो कैपिटल L 0 है। कैपिटल L 0 तब आएगा जब स्मॉल l 0 होगा, 0 into 1 is 0। तो मींस n इक्वल टू 1 में स्मॉल l का वैल्यू सिर्फ 0 होगा, और जब स्मॉल l 0 होगा तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। इस इलेक्ट्रॉन को आप s टाइप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। s टाइप इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एंगुलर मोमेंटम 0 है। अब s टाइप इलेक्ट्रॉन आपको हर शेल में मिलेगा, तो किस शेल का s है वो बताने के लिए आपको n की जरूरत पड़ेगी, कि मतलब ये s आपका फर्स्ट शेल का है, तो आप कहेंगे सिर्फ 1s। तो L अकेला कोई मायने रखता नहीं है, L अकेला का मतलब S, बट वो कौन सा S? 1s, 2s, 3s, कौन सा S? तो n बताना पड़ेगा। वैसे ही फिर अब n2 में गए सेकेंड शेल में, तो स्मॉल l के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 and 1। जब स्मॉल l 0 होगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूला से आपका 0 आएगा। पर जब आप स्मॉल l 1 डालो तो दिस विल बी √1 into 2, दिस विल बी √2h/2π। दिस इज कॉल्ड p टाइप इलेक्ट्रॉन। p टाइप इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू √2h/2π है। और इससे ये पॉइंट क्लियर होगा कि जब n की वैल्यू 2 होगी तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की अलाउड वैल्यूज विल बी ओनली 0 and 1।
तो ये जीरो, अब ये जीरो और ये जीरो डिफरेंट हो गया। ये जीरो फर्स्ट सेल का था, ये जीरो सेकंड सेल का है, जिसे आप कहेंगे 2s। ये जो 1 है, जब L 1 होगा तो उसे P कहेंगे, तो ये हो गया 2P। ऑलराइट, तो ये कंसेप्ट सबशेल किया है। तो सबशेल मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन होगा। n बता रहा है किस जगह के इलेक्ट्रॉन, n बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम कितनी। नाउ वन वंडर कि अगर हमसे सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो एक तो आप कहोगे कि स्मॉल l गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फिर हमें जूनियर क्लास से ये रटाया क्यों गया है कि जब l आपका 0 होगा तो s सबशेल कहलाएगा वो, और फिर उसकी शेप स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल। जब L आपका 1 होगा तो वो P सबशेल होगा, उसकी शेप आपकी डंबल होगी। इंटरनेट वाला है। एक मिनट। ओके, आज के लेक्चर इसी जगह वाइंड अप करते हैं। इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।